टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपका रेज्यूमे बनाते वक्त ध्यान रखने चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके अपना रेज्यूमे बनाओगे तो फाइनली आपका रेज्यूमे एक विनिंग रेज्यूमे बनेगा जो बाकी सारे रेज्यूमीज से थोड़ा सा यूनिक होकर आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आज इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा और इन सब चीजों को अपने रेज्यूमे के अंदर इंप्लीमेंट कीजिएगा। खासकर वो लोग जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं पता कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, रेज्यूमे हमारा आगे बढ़ने का एक पहला स्टेप होता है। आप कहीं पर भी किसी जॉब वैकेंसीज के अंदर, जॉब पोस्ट के अंदर अप्लाई करते हो तो पहले अपना रेज्यूमे वहां पर देते हो और रेज्यूमे के बेसिस पर आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। आपको शॉर्टलिस्ट तभी किया जाता है जब सामने वाले एम्प्लॉयर को आपका रेज्यूमे या उसके अंदर जो चीजें आपने डिटेल्स शेयर करी हैं वो उसको पसंद आती है या वो उसकी जॉब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफिल होती है, तभी आपका वो रेज्यूमे सिलेक्ट करता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब कि पहला स्टेप आगे बढ़ने का, पहला स्टेप सिलेक्शन की ओर, पहला स्टेप आपका रेज्यूमे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, और अक्सर लोग इसी में गलती कर लेते हैं। अक्सर लोगों के रेज्यूमे इसी गलती की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते रेज्यूमे। तो आज उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके रेज्यूमे के अंदर जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो है टेक इनफ टाइम टू मेक योर रेज्यूमे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जल्दीबाजी में अपना रेज्यूमे बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल करके कह देते हैं कि भाई मेरा रेज्यूमे बना के रेडी रखियो और मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर मुझे कल अप्लाई करना है। खुद बनाने तक जहमत नहीं उठाते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप भी इनमें से कोई एक हो तो प्लीज आप अपनी आदत को या अपनी सोच को बदल दीजिए और अपना रेज्यूमे खुद बनाइए, टाइम लेकर बनाइए, क्योंकि ये ही वो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है जो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। इसलिए यहां पर गलती मत करो। ठीक है, आप अपना रेज्यूमे खुद टाइम लेकर बनाओ, जल्दीबाजी में नहीं कि बल्कि 10-15 मिनट के अंदर मुझे बनाना ही बनाना है, ऐसा भी नहीं करना। आपको इनफ टाइम लेना है, इसके अंदर जितना टाइम लगे उतना टाइम लेना है, लेकिन सारी डिटेल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जिम्मेदारी के साथ आपको फिलफिल करनी है। कैसे फिलफिल करनी है आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा अहम पॉइंट आपके रेज्यूमे बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है और वो है कि आपको कहीं से कोई टेम्पलेट या फॉर्मेट कॉपी नहीं करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं और उनको महसूस भी नहीं होता कि ये कोई गलती है। उनको लगता है कि मैं वही कर रहा हूं जो बाकी लोग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी चल रहा है, इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपको अगर किसी ने कहा कि मुझे आपका रेज्यूमे चाहिए तो आप पहले क्या करोगे? आप गूगल पे जाओगे, एक रेज्यूमे बनाने वाली साइट को ओपन करोगे, या एप्लीकेशन भी बहुत सारी आ चुकी है, तो आप उस साइट को ओपन करके वहां पर कोई अच्छा सा फॉर्मेट सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स डालोगे। आप क्या समझते हो रेज्यूमे को? आप यही समझते हो कि ये कागज का टुकड़ा ही तो जिसमें आपकी डिटेल्स होगी, आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, आपने किस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपकी बर्थ डेट वगैरह, फोटो वगैरह, ये तो लगाना होता है। आप यही समझते होगे, लेकिन नहीं मेरे भाई, रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसमें बहुत जो डिटेल्स आप देते हो ना, बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत कॉन्साइज होकर आपको लिखनी होती है। तो ये जो रेज्यूमे आप बनाते हो ये यूनिक होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप जो बाकी क्राउड कर रहा है आप भी वही कर रहे हो। और यकीन मानिए, जब एक एम्प्लॉयर के पास या एचआर के पास आपके रेज्यूमे जाते हैं तो वो कोई एक दो की मात्रा में नहीं होते, वो सैकड़ों हजारों होते हैं। ठीक है, तो बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी जो भी होती है वहां पर 150-200 से ऊपर निकलते हैं। छोटी मोटी कंपनी के अंदर रेज्यूमे 1500, 1000, 2000, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर तो 8000, 6000 रेज्यूमे तक आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेज्यूमे इतने सारे उनके पास जमा हो जाते हैं, ये कितने टाइम में उसको पढ़ते होंगे, कितना टाइम उसको देते होंगे ईच रेज्यूमे को? आपको क्या लगता है कि वो आप ही के रेज्यूमे को पढ़ते बैठते होंगे? नहीं, वो देखते हैं कि इन सभी रेज्यूमे से मुझे कौन सा थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कौन सा थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है, और वो कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। वो चीजें क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको अगर क्राउड से, और आज क्राउड क्या करता है, मैंने आपको जैसे कहा वही करता है कि भाई गूगल करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पर कोई अच्छा सा फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें कलरफुल है ना, ग्राफिक्स है, बैकग्राउंड्स है और उसमें अट्रैक्टिव चीजें हैं, सो कॉल्ड ग्राफिक्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। और ऐसे कोई रेज्यूमे को, मानो वो रेज्यूमे नहीं, वो उनका शादी का कार्ड छपा रहे वहां से, इस तरह का एक बेहतरीन फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और उसमें डिटेल्स जब वो इनपुट करते हैं और जब आउटपुट निकलता है रेज्यूमे को तो उनको लगता है वाह मैंने क्या तीर मार लिया।
तो ये रेज्यूमे का फॉर्मेट लगा के बाद में आगे चिपका देते हैं, ये लो ये मेरा फॉर्मेट। आपको क्या लगता है कि वो फॉर्मेट आप ही ने यूज किया होगा? वो ग्लोबली, मतलब आपके अगर दूसरे लोग देखेंगे कॉम्पिटिटर्स, उनमें से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्मेट को यूज किया हो, है ना। तो ये सिमिलैरिटी एक क्रिएट कर देता है, आपको यूनिकनेस से वो अलग कर देता है। आप उन्हीं की तरह बन जाते हो जिन लोगों ने इस तरह के रेज्यूमे को ये जो है यूज किया होगा। और जब ये रेज्यूमे के फॉर्मेट एम्प्लॉयर के पास या एचआर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो सेम सेम ही लग रहा है, या फिर ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है, तो इसमें कुछ मुझे लगता नहीं कि बहुत मेहनत से या बहुत क्वालिटी के साथ इसको बनाया गया है, तो वो ऐसे ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो हमेशा याद रखो, आपका रेज्यूमे सिंपल, सोबर और बहुत ही यूनिक होना चाहिए। आपके रेज्यूमे के अंदर बहुत ज्यादा ग्राफिक्स या बहुत ज्यादा कलर्स या बहुत ज्यादा बेहतर वो भराव बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल होगा, जितना इजी होगा पढ़ने में, उतना वो अच्छा दिखेगा और उतनी ही ज्यादा उसके चांसेस होंगे शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं से टेम्पलेट या कोई फॉर्मेट कॉपी नहीं करना। अगर आपको रेज्यूमे बनाना है तो गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगा कि एक सिंपल रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट वो है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई एचआर आपका रेज्यूमे देखता है तो उसमें किन चीजों पर उसका फोकस रहता है। आखिर वो ऐसा क्या देखता है रेज्यूमे के अंदर जिसके बेसिस पर वो सैकड़ों की तादाद में जो रेज्यूमे होते हैं उनमें से आपके रेज्यूमे को सिलेक्ट करता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि मैं खुद कई सारे रेज्यूमे को स्टडी करता हूं, मैं देखता हूं, हमारे पास जब रिक्रूटमेंट निकालते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे रेज्यूमेस आते हैं तो समय नहीं होता। हर एक रेज्यूमे को पढ़ने का एवरेज अगर मैं टाइम बताऊं तो भाई 7 से 15 सेकंड लिया जाता है। इससे ज्यादा टाइम ना हम दे सकते हैं और ना ही उसको देने का कोई मतलब होता है। 7 से 15 सेकंड एक रेज्यूमे, कोई बड़े बड़े एचआर है या कोई एम्प्लॉयर है, वो क्या करते हैं, क्योंकि जब सैकड़ों और हजारों की तादाद में रेज्यूमे होते हैं तो कितना ही पढ़ लेंगे वो एक रेज्यूमे को। वो क्या करते हैं, 7 से 15 सेकंड का टाइम लेते हैं एक रेज्यूमे को पढ़ने में, और उसको बस वो पढ़ते हैं और वो उनको लगता है कि ये सही है तो वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो गलत है तो वो निकाल देते हैं। तो क्या ऐसा क्या देखते होंगे वो रेज्यूमे के अंदर जिसके बेसिस पर वो निर्णय लेते हैं केवल 7 या 15 सेकंड के अंदर कि ये रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो 3 चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। 3 चीजें होती है, अहम चीजें होती है जिसके बेसिस पर रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पहली चीज होती है आपकी एजुकेशन, है ना, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। दूसरी चीज होती है कि आपके अंदर स्किल्स क्या है, जो टेक्निकल स्किल्स जो आपने अप्लाई किया है वो आपकी स्किल्स क्या है। और तीसरा होता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप यहां पर आ जाता है, एक्सपीरियंस की जगह इंटर्नशिप आ जाता है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो तो वहां पर एक्सपीरियंस आ जाता है। अब ध्यान रखो हमेशा, देखो हर जगह मत अप्लाई किया करो। मतलब आपको लगता है कि भाई एक जगह जॉब पोस्ट है, उसमें कहा गया है कि हमें स्ट्रक्चरल डिजाइनर चाहिए लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब यहां पर पता है क्या करेंगे, जिनको 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर देंगे। ये आप क्या करते हो, आप बस एक ऐसा ही अंदाज से कंकर मार रहे हो, लग गया तो ठीक है वरना कोई नहीं। तो फिर आपका वहां से रिज्यूमे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वो दिल पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने वहां अप्लाई किया जहां पर आपको नहीं कहा गया था। आपकी वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब वो बंदा जब आपका रेज्यूमे देखेगा तो वो देखेगा पहले एक्सपीरियंस का 5 साल है ही नहीं, तो पहले ही वो आपके रेज्यूमे को रिजेक्टेड वाले खाने में डाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करो जिसके आप काबिल है, जो आपके अंदर काबिलियत है उसी के लिए अप्लाई करो, वहीं पर आपको कबूल किया जाएगा, वरना आप काबिल कबूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप जो भी है आपको उस तरह से वहां पर फुलफिल करनी है जो जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट नहीं बैठते हैं, इट इज बेटर टू ट्राई ऑन अदर जॉब्स, यानी अदर जॉब पोस्ट अगर होती है तो वहां पर ट्राई कीजिए जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन फिट हो रही है। ठीक है, चलिए, तो कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी इंटरव्यूअर तो चलो ठीक है, लेकिन कोई भी जो एम्प्लॉयर है या कोई भी एचआर है जो आपके रेज्यूमे को देखते हैं पहले कि भाई कौन कौन से आए, उनमें 3 चीजों को देखा जाता है। पहली चीज होती है आपके एजुकेशन, दूसरी होती है आपकी स्किल और तीसरी होती है आपकी एक्सपीरियंस। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके प्रोजेक्ट या फिर आपका इंटर्नशिप। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही 3 चीजें डिपेंड करती हैं, यही 3 चीजों पर डिपेंड होता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा। और एक चौथी चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो थी कि आपका रेज्यूमे का फॉर्मेट या स्टाइल
उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक तो नहीं है, पढ़ने में आसान होना चाहिए, एक नजर में अगर वो देखे तो उसको बहुत ज्यादा चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एक कॉलम में कुछ अलग लिख दिया, एक बॉक्स में कुछ अलग लिख दिया, एक दूसरे कलर में कुछ अलग लिख दिया, तीसरे कलर में कुछ अलग लिख दिया, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना गिचड़ मिचड़ या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कंजेस्टेड आपका रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। नीट और क्लीन, सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट पेपर बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, और दो ही कलर हमेशा रेज्यूमे के अंदर इस्तेमाल किया करो। ये कुछ अहम पॉइंट है, ठीक है। दो ही कलर रेज्यूमे के अंदर यूज किया करो, एक है ब्लू और दूसरा है ब्लैक। दीज टू कलर्स आर फॉर्मल कलर्स। यही दो फॉर्मल कलर्स होते हैं जो इस तरह के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर या फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज किए जाने चाहिए। आपको भी इन दोनों के अलावा कोई लाल, पीला, हरा, उदा ऐसा कोई कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ब्लू और ब्लैक ही यूज करना है। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड या ग्राफिक्स या ऐसे सब चीजों को इस्तेमाल ना ही करो तो बेहतर है। अवॉइड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका होगा इसके अंदर कि जब भी आप रेज्यूमे बनाने बैठते हो, आप जब वन बाय वन उसके बारे में सोचते हो या लिखते हो उसके अंदर, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर। बी कॉन्फिडेंट व्हाइल मेकिंग द रेज्यूमे। देखो, कॉन्फिडेंट एक बहुत जरूरी चीज है जो आपके शब्दों में झलकती है। जब आप इंटरव्यू के अंदर भी बैठते हो तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे जब सवाल पूछते हैं तो वो केवल आपके सवाल का जवाब ही ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि आपके एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, आपके माथे की जो शिकन है वो, और आपके एक्सप्रेशन, उन सभी चीजों को वो नोटिस करते हैं। अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस वो देखते हैं कि किस कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दे रहे हो, ये भी नोटिस किया जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंट है कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे के अंदर भी झलकता है आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी कॉन्फिडेंट के साथ दी है। और जब भी रेज्यूमे बनाते हो ना, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जब भी रेज्यूमे बनाते हो तो एज अ एप्लीकेंट कभी ना सोचे कि आप एप्लीकेंट की सोच के साथ रेज्यूमे बना रहे हो। आप हमेशा एक एम्प्लॉयर की सोच को रख के सोचे कि अगर आप एक एम्प्लॉयर होते तो आप रेज्यूमे के अंदर क्या देखते, क्या लिखते, क्या ढूंढते, आपको क्या लिखना चाहिए। यहां से आपको बेहतरीन आइडिया आएगा। मैं एक एजुकेटर हूं, तो जब भी मैं अपना कंटेंट बनाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं क्या सोचता हूं। मैं जब कंटेंट बनाता हूं तो मैं इस हिसाब से नहीं सोचता कि मैं एक एजुकेटर हूं तो मुझे क्या कंटेंट बनाना चाहिए। मैं इस हिसाब से सोचता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मुझे किस चीज की जरूरत होती, मुझे किस चीज में प्रॉब्लम होती, मुझे किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए होता। मैं उस तरह से कंटेंट बनाता हूं। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और प्रूव्ड तरीका है अपने कंटेंट को इंक्रीज करने का, अपने जो आउटपुट है उसको क्वालिटी में बदलने का। तो हमेशा आप भी जब रेज्यूमे बनाओगे तो हमेशा एक एम्प्लॉयर या एक एचआर के तौर पर सोचिएगा, एक कंपनी के ओनर के तौर पर सोचिएगा कि आपको वो जब सिलेक्ट करेगा तो किन किन चीजों को देखकर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगला पॉइंट एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और वो है बी कॉन्साइज। यानी लोग क्या करते हैं पता है आपको कि जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो रेज्यूमे बनाते वक्त लोग समरीज और पता नहीं पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मेरा सपना ये है और मैं इस कंपनी में इतना काम करना चाहता हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा गोल ये है, मैं कंपनी को आसमान पे पहुंचाना चाहता हूं। अरे भाई पहले खुद तो पहुंच जाओ ना। बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव्स हर एचआर को या हर एम्प्लॉयर को पता चल गया है कि ये कॉपी पेस्ट ही होते हैं ज्यादातर। ऑब्जेक्टिव तो पढ़ते भी नहीं अब। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऑब्जेक्टिव आप निकाल ही दो अपने रेज्यूमे के अंदर से। इट इज बुलशिट, है ना, मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका। सब लोग जानते हैं इस बारे में कि ऑब्जेक्टिव खुद से कोई नहीं लिखता, उसको सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाते हैं और वहां से ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू या ऑब्जेक्टिव फॉर रेज्यूमे निकाल के उसमें से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो पढ़ता भी नहीं है कोई उसको, तो आप उसको रखो भी मत, है ना। रेज्यूमे के अंदर खाली फोकट की जगह रोको ही मत, वो वहां पर मत रखो, ठीक है। और जब आप बाकी डिटेल्स फिलअप करते हो आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके इंटर्नशिप के बारे में, तो हमेशा वहां पर जितनी चीजें हो सके बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करके उसमें डिटेल भरा करो। बुलेट पॉइंट यूज करो ना, पॉइंट जो लिखो पॉइंट वाइज लिखो। आप उसको पैराग्राफ वाइज मत लिखो कि आपने पैराग्राफ के पैराग्राफ भरे जा रहे हो। 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ किसके लिए, तो भाई मैंने यहां पर काम किया था, उसका कितना पैराग्राफ आपने डिस्क्राइब किया, 3-4-5 लाइन का पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया कि मैंने यहां पर क्या क्या काम किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मेरी जिम्मेदारियां क्या थी, मेरा क्या काम होता था, मैं कब जाता था, मैं क्या करता था। ये पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको नहीं इंटरेस्ट है आपकी पूरी जिंदगी के उस एक्सपीरियंस को लेकर, उसको बस इंटरेस्ट इतना है कि आपने कहां काम किया और आपकी जिम्मेदारी उसमें काम क्या थी। बस जिम्मेदारी के हिसाब से वो समझ जाएगा कि आपने क्या वहां पर किया होगा, आपका रोल क्या रहा। तो बस ये 2 चीजें करो,
ठीक है, यहां पर आपको एक सैंपल दिख रहा है। क्या करना है आपको, अपना वहां पर जो भी आपने कहा, जहां काम किया, जिस रोल से काम किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, बस इतना ही लिखना आपको। और वो भी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, जो आपके रेज्यूमे को या आपकी इंफॉर्मेशन को और भी हाईलाइट कर देता है ना। आपने सुना होगा कि हमेशा टीचर्स भी बच्चों को कहते हैं कि जब आप एग्जाम के अंदर आपके आंसर लिखो तो पैराग्राफ में ना होके बल्कि पॉइंट्स वाइज पॉइंट बनाकर लिखो आंसर। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। तो ये पॉइंट क्या करते हैं, आपके जवाब को हाईलाइट करते हैं, आपके आंसर्स को, आपके पॉइंट्स को बहुत पॉइंट टू पॉइंट कॉन्साइजली आपको बता दे सामने वाले को। तो इसी तरह से आपको यही तरीका अपने रेज्यूमे के अंदर भी इस्तेमाल करना है कि कॉन्साइज होकर आपको अपने डिटेल्स को वहां पर भरना है, ना कि पैराग्राफ का इस्तेमाल करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला पॉइंट इसमें आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लगता है, ऐसा भ्रम होता है कि 2 पेजेस का रेज्यूमे बहुत अच्छा होता है ना, 3 पेजेस का। जितने ज्यादा पेजेस हो गए रेज्यूमे के अंदर उतनी ज्यादा डिटेल हम भर सकते हैं और उतना ही वो इंप्रेस करेगा सामने वाले एम्प्लॉयर को, क्या एचआर को। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर एचआर और एम्प्लॉयर जो है सिंगल पेज रेज्यूमे को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम होता नहीं है पढ़ने का, और सिंगल पेज का रेज्यूमे होता है तो वो इजी होता है उसको ऑब्जर्व करना। और सिंगल पेज के रेज्यूमे के अंदर जो आप पॉइंट लिखते हो वो कॉन्साइज हो जाते हैं, तो वहां पर क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और डिटेल्स भी सीमित रहती है, जो उनको चाहिए होती है वही मिल जाती है। तो आप भी कोशिश करो, एज एन एम्प्लॉयर अगर सोचो तो आप भी कोशिश करो तो सिंगल पेज का रेज्यूमे ही बनाओ, और रेज्यूमे को सिंपल रखो, बहुत ज्यादा उसमें कॉलम्स या उसमें टेबल्स वगैरह इस्तेमाल मत करो। ठीक है, देखिए जब भी आप रेज्यूमे बनाते हो तो उसमें एक सीक्वेंस होती है कि आप पहले अपना एक्सपीरियंस लिखो, मतलब ऊपर हेडिंग में तो अपना नाम लिखना चाहिए आपको, उसके बाद नीचे अपना जीमेल आईडी या फिर अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह है। और हाँ, जीमेल आईडी आप वो 1 2 3 4 वाली इस्तेमाल मत करो, प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाइए अगर नहीं है तो, जिसमें आपका नाम हो और @gmail.com हो, है ना, आपका नाम फिर 1 2 3 4 या 6 7 8 9 ऐसे वो जो बड़े बड़े जीमेल आईडी होते हैं ना, वो मत बनाओ, वो आपने जो 11 12 में बनाए थे उस तरह की जीमेल आईडी मत बनाइए, और ना ही अब उसको इस्तेमाल कीजिए। अब आप प्रोफेशनल हो चुके हो तो आपको थोड़ा सा अपनी जीमेल आईडी को भी प्रोफेशनल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक नई प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के इस दौर के अंदर, लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि लिंक्डइन के ऊपर हर एक कंपनी का ओनर या डायरेक्टर या एचआर वगैरह वो अवेलेबल होते ही हैं, वहां पर उनका प्रेजेंस होता ही है। तो वो देखते हैं कि जो सामने वाला एप्लीकेंट है उसका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, वो उसके एक्सपीरियंस वहां पर भी, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी सेट की जाती है, वहां पर बनाई जाती है कि भाई लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आपका नाम क्या है, आपका करंट पोजीशन क्या है, इससे पहले आपने किन किन जगह पर काम किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के रहवासी हो, ये सारी डिटेल्स हम वहां पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना नहीं आता, तो हम उसके लिए भी एक सेपरेटली वीडियो बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल आपके पास होना आज के लिए मैं कहता हूं जरूरी है, अनिवार्य है। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाकर अपने रेज्यूमे के अंदर उसकी लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। वरना अपनी जीमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर तो वह अनिवार्य है ही है, जिससे आपको वो कांटेक्ट करे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पेज जो है उसमें एक ही रखना है, कोशिश करनी है सिंगल पेज का रेज्यूमे रखो। हाँ, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो और आपके बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो फिर उसकी वजह से अगर 2 पेज जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक आप, क्योंकि फ्रेशर हो तो फ्रेशर के अंदर तो 1 पेज बहुत हो जाता है। ठीक है, फ्रेशर के लिए आपको इंटर्नशिप वगैरह ही वहां पर बतानी होती है, तो इंटर्नशिप में तो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो 1 पेज में हो जाता है। तो आप कोशिश करो 1 पेज में ही हो जाए सारा कामकाज। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई आप जब भी उसमें अपनी डिटेल्स को, अपने एक्सपीरियंस को या इंटर्नशिप वगैरह को, प्रोजेक्ट को आप वहां पर लिस्ट करते हो तो एक मेंटेन करो उसकी क्रोनोलॉजी को, कि भाई पहले आपने 2018 में ये काम किया, मतलब उसको बॉटम में रखो, फिर 2019 में आपका ये काम था, उसको उसके ऊपर रखो, फिर 2020 में वो काम किया तो उसके ऊपर रखो, मतलब एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करो। ठीक है, लेटेस्ट टू बॉटम, मतलब लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, आपको जो रखना है रखो, लेकिन एक क्रोनोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले यहां पर एक लिखा कि भाई मैंने 2017 में ये काम किया, उसके बाद डायरेक्ट 2022 पे आपने जो है जंप मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अपनी, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो या आपका एजुकेशन हो या आपका फिर उसमें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आपने किया हो, एक क्रोनोलॉजी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में आपने कहां कहां कैसे कैसे काम किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। और एक जरूरी पॉइंट ये भी है कि जब भी आप रेज्यूमे बनाते हो तो ऑनेस्ट होकर बनाए ना, ये सोच कर ना बनाए कि यार चलो मैंने ये तो एक्सपीरियंस किया नहीं है लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट है तो चलो क्यों ना हम यहां पर एक्सपीरियंस लिख देते हैं, है ना, सामने वाले को क्या ही पता चलेगा।
रेज्यूमे के अंदर, एक बार रेज्यूमे सिलेक्ट तो हो जाए। तो ये झूठ जो आप लिख रहे हो उसके अंदर, या आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में बोल दिया, आपने किसी जगह काम किया ही नहीं लेकिन आपने उसके बावजूद वहां पर लिख दिया कि मैंने यहां काम किया, आपने किसी जगह 3 महीने काम किया, आपने उसके बावजूद लिख दिया वहां पर मैंने 1 साल काम किया। तो ऐसे जो आपके जवाब वहां पर होते हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने रेज्यूमे के अंदर एक वजन बढ़ाने के लिए लिखते हैं, वो झूठ होता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा एक, कि झूठ से दूर रहो अपने रेज्यूमे के अंदर। जो भी आप बातें लिखोगे वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, ट्रूथ होनी चाहिए। अगर आपकी ऑनेस्टी उसमें रहेगी तो जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो वहां पर भी वो चीज छलकेगी, वहां पर भी वो चीज आपको पता चलेगी कि आपने जो डिटेल्स लिखी है उसमें आप कितने सच हो, कितने झूठ हो, कितने कॉन्फिडेंट हो और कितने वीक हो। वहां पर आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने रेज्यूमे के अंदर बिल्कुल ऑनेस्ट होकर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जो भी आपका पिछले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी कुछ रहा हो, आपको ईमानदारी से उसको फिल करना है और वही चीज को आपको आगे फॉरवर्ड करना है। आपको उसमें कोई गलत चीज नहीं करनी, ठीक है। अब बहुत लोगों का ये होता है कि सर हम रेज्यूमे के अंदर हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होते हैं उसके परसेंटेज वगैरह बताए या ना बताए, तो ये कोई बहुत कंसर्न नहीं होता इसका। जो एम्प्लॉयर होता है, जो एचआर होते हैं, जो रेज्यूमे आपको देखते हैं, उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। और उनको अगर जानना ही होता है आपके बारे में तो आपको इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लेते हैं कि आपका परसेंटेज वगैरह क्या था, बट वो डिपेंड नहीं करता आपकी स्किल्स क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और वही फोकस में होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन उसके अगर सामने आप अपने परसेंटेज वगैरह बताना चाहते हो, अच्छे हैं तो बता दीजिएगा, अच्छे नहीं है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो, नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको मैंने पहले भी कहा कि आपका जो पेपर, जो आपका फॉर्मेट रहेगा, जो भी आपका रेज्यूमे रहेगा, उसका पेज रहेगा, वो नीट और क्लीन होना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा कलर्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स या बैकग्राउंड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जितना सिंपल सोबर रहेगा उतना ही यूनिक दिखेगा और उतना ही चांसेस ज्यादा होंगे उसके शॉर्टलिस्ट होने के। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स से ये पता लगा होगा कि अब आपको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है। सैंपल थोड़े बहुत मैं आपको यहां बता रहा हूं कि सैंपल के तौर पे आपको कैसे फॉर्मेट रखना है। इसके अलावा आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसके लोकेशंस वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप खुद अपना फॉर्मेट बनाओ। और देखो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है और आपने भी ये चीज मानते होगे कि मैंने 10 लोगों को एक साथ बैठाया, ठीक है, मैंने 10 लोगों को एक साथ बिठाया और या उनको मैंने काम दिया कि भाई आप 20/45 का एक प्लॉट है ना, 20/45 का एक प्लॉट है। 10 लोगों को मैंने कहा कि आप मुझे इसकी प्लानिंग करके दो। गौर से सुनिएगा, ठीक है। 10 लोगों को मैंने कहा कि आप मुझे इसकी प्लानिंग करके दीजिए। तो जब मेरे पास उनके प्लान्स आए तो मैंने देखा कि 10 लोगों के प्लान्स बिल्कुल अलग और यूनिक थे अपने आप में। इसका मतलब क्या है कि हर किसी की सोचने की क्षमता, हर किसी का लॉजिक बिल्कुल अलग है। तो आप जब अपना रेज्यूमे खुद बनाओगे ना तो वो यूनिकनेस उसमें छलकेगी, बाकी लोगों से ऑटोमेटिकली आप अलग हो जाओगे। यही चीज है खुद करने की। तो आप उस फॉर्मेट को खुद बनाओ, खुद रेडी करो, गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करो, वर्ड का इस्तेमाल करो और अपने फॉर्मेट को खुद बनाओ। फोटो उसमें रखना नहीं रखना, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फोटो नहीं रखोगे तो भी चलेगा। मैंने ऐसे भी कई रेज्यूमे देखे हैं बिना फोटो के हैं, बिना ग्राफिक्स के हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं है, लेकिन अमेजोन के अंदर सिलेक्ट हुए, गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, एप्पल के अंदर सिलेक्ट हुए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब आपको होना चाहिए कि यूनिकनेस बस आपको लानी है। यूनिकनेस होगी तभी आप चमकोगे और ये तभी आएगी जब आप खुद अपना काम करोगे, खुद आप अपने फॉर्मेट को तैयार करोगे, खुद अपनी ईमानदारी के साथ टाइम लेकर, और जो मैंने पॉइंट आपको बताया है उन पॉइंट को ध्यान में रखकर अपना रेज्यूमे तैयार करोगे। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए आपको समझ में आए होंगे और इसी का इस्तेमाल करके अब आप अपना रेज्यूमे बनाओगे। और ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर, इसको सुनकर समझ में आया होगा कि रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी जो आपके क्लासमेट्स या कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर अपने रेज्यूमे को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। और आगे बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचने वाला है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।